जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फिक्स है। इस तरह के एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ये रामबाण है, इसलिए करके इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछता है। ये भी क्वेश्चन आपको कितना नंबर पूछता है? 2 नंबर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहला काम आपको यहाँ क्या लिखना होगा? हल। हल दे दीजिए और उसके बाद निर्देशक चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या कहा है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो अपरिमेय संख्या है, ये है, लेकिन इसको क्या बोला है? सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को जब सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो इसको परिमेय के रूप में मानना होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिए, ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप बोले कि इसको आप काहे लिखे? हम क्या बोले थे क्वेश्चन में कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी √5 बोलिए चाहे P/Q बोलिए, दोनों तो बात बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखना होगा कि जहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये P/Q में, यानी P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम अंक लेकर आपको समझाते हैं। जैसे बोल देते हैं ये हो गया 3, ये हो गया कितना? 2। 3/2 हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा मान देते हैं P और इसको मान देते हैं Q मान देते हैं। हम की बोले? P और Q में एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यानी अंक में समझिए, 3 और 2 लिए। आप देखिए 3 और 2 में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह P और Q में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, माने एक भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। जैसे 3 और 2 में एक गुणनखंड मिल रहा, नहीं मिलेगा। कते दिमाग में चल रहा होगा कि एक तो मिलता है, तो एक और एक ही कॉमन चीज है, इसको नहीं लेना आपको। 3 का गुणनखंड कौन है?
2 का गुणनखंड 1 को गुना है, ये दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इधर ले लेते हैं 7 लेते हैं 5 लेते हैं, 7 और 5 के गुणनखंड निकालिए, दोनों में कोई मिलता है, नहीं मिलता है। इसका मतलब बोल सकते हैं 7 और 5 में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए अब दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कीजिए, √5 के स्क्वायर हो गया बराबर p, देखिए p बटे q, अब पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर कर लीजिए, √5 गुना √5, ये हो जाएगा √ कितना 25, 25 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी ई वाला 2 से ई वाला √ कट जाएगा, ये आ गया 5 बराबर, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे कौन सी q स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तब 5 p स्क्वायर बटे q स्क्वायर का मतलब q गुना क्या q, a को q के भेज देते हैं ये साइड, नहीं कुछ तो बटे 1 है, ये है हर में, इसको बराबर की साइड भेजेंगे चल जाएगा अंश में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा इधर 5q, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q। बोलिए, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। और तो और यहाँ भी आपको लिखना होगा। अब देखिए p स्क्वायर और q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि p स्क्वायर और q में एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। या पहले आप इसको पहले बोल सकते हैं, बाद में इसको बोलिए, या पहले इसको बोल सकते हैं बाद में इसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, जहां p स्क्वायर और q में एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ, सॉरी इसको उल्टा करके लिख देते हैं, देखिए एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तब p स्क्वायर बटे q एक भिन्न संख्या होगा, एक भिन्न संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और 5q एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात लिखने के लिए आ गया होगा। अब देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। और तो और ये बात फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हम बोले हैं ना कि p स्क्वायर और q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इसको स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 49 का एक भी गुणनखंड 5 में मिलता है? नहीं मिलता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने एक भी गुणनखंड नहीं मिलता है। बात तो बराबर है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं समीकरण कहाँ? 1 से। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण एक से इसको क्या बोले थे, देखिए तो 5q एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। इसको p² एक भिन्न संख्या होगा, इसको क्या बोले थे, भिन्न संख्या। क्या बोले थे, भिन्न संख्या। क्या बोले थे, भिन्न संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलते समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या क्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तब यहाँ लिखिए अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके आधारित एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए 3 के जगह हम कितना लेके बनाए, 5 बनाए। जहां जहां 5 है वहां आप 3 रख दीजिएगा तो 3 वाला भी बन जाएगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन लिख देते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है या नहीं है? सिर्फ इसमें यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, 3 है। अगर 5 के स्थान पर 3 दे के बनाएंगे तो सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक आपको चला आना है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 दे दीजिएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 दे दीजिएगा। यहाँ 5 है तो 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 3 दे दीजिएगा। और चलिए और कहीं है, और कहीं है नहीं, यहाँ पर है। यहाँ भी 5 है तो यहाँ 3 दे दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक के साथ एक फ्री दिए है ना, एक के साथ एक फ्री। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये √5 वाला है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा कि √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तब 5 √5 वाला मालूम हो गया आपको। और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ जहां जहां 5 रखे हैं वहां आपको 3 रख देना है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक के साथ एक फ्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है कि दिए हुए आंकड़ों 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात करें। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। ये भी क्वेश्चन कितना नंबर पूछता है, 2 नंबर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये जो मान लिखा हुआ है ये चर के रूप में लिखा हुआ है। कौन रूप में लिखा हुआ है? चर के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर मान चर के रूप में रहता है तो
माध्यिका निकालने के लिए अलग सूत्र होता है, वो बताएंगे आपको अभी जस्ट। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। हल दे के निर्देशक चिन्ह दे दिए। ये जो दिया हुआ है आंकड़ा, पहले इसको लिख लीजिए। 18, 13, 17, 12, 16, 19 आंकड़ा को लिख लिए। इसको लिखने के बाद आपको पहला काम करना है, ये जो चर मान दिया है, इस चर मान को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के मतलब होता है छोटा से बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो छोटा से बड़ा रूप में पहले लिख देते हैं। छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कितना है देखिए था 12, कॉमा, उसके बाद देखिए 12 का काम खत्म। उसके बाद कौन सा है 13, 13 लिख दिए, कॉमा, इसका भी काम खत्म। 13 के बाद देखिए था 16, 13 के बाद कितना है 16, 16 के बाद भी काम इसका खत्म। 16 के बाद कितना है देखिए था 17, 17 के भी काम खत्म। इसके बाद क्या है देखिए तो 18, 18 देखिए तो 18 के बाद लास्ट में क्या बचा 19। इसको कौन क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। ये भी नहीं समझ में आया, इसका हम छोटा से बड़ा लिख दिए हैं। आ गया होगा समझ में, ठीक। अब जो है ये जो दिया हुआ है चार मान में दिया हुआ, ये बात भी आपको पता है। पहले संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब n का मान कितना आ गया 6। ये जो 6 आया है ये कौन संख्या है, सम संख्या। ये जो n का मान 6 आया है ये कौन संख्या है, सम संख्या। सम संख्या है, कौन संख्या है, सम संख्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर विषम संख्या आता, अगर सम संख्या आया है, थोड़ा सा विषम संख्या की चर्चा करते हैं। जैसे हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर क्या हो गया 5, यानी विषम संख्या है। कौन संख्या, विषम संख्या। तो कुछ नहीं करना है कि बीच बीच में देखिए कौन है, 1, 2, 2 को इधर ले लिए, 1, 2, 2 को इधर ले लिए। ये बीच में जो है यही आपका हो जाएगा क्या, माध्यिका। ये क्या हो जाएगा, माध्यिका। या जब ये विषम संख्या रहता है तो इसका माध्यिका निकालने का सूत्र हो जाएगा, चार मान वाला में होगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2। तो n का मान कितना देखिए तो 5, तो 5 + 1 बटे कितना 2, अब 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 तिया 6, ये आ गया कितना 3वां। 3वां स्थान आता है ये ध्यान रखिएगा, 3वां स्थान। तो 3वां देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा स्थान है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान कितना है 4। तो इसका माध्यिका कितना आ गया देखिए था 4। ये विषम रहेगा तब। सम के लिए समझिएगा, सम के लिए होता है सम। अगर ये समझ में आ गया होगा ना, अब इसको क्या करते हैं, नीचे लेकर समझा देता आपको। अगर ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसका मतलब n बराबर हो गया कितना 6, यानी सम संख्या। जब सम संख्या रहता है तो इसका माध्यक निकालने का सूत्र हो जाएगा, सॉरी माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां स्थान प्लस n/2 प्लस 1वां स्थान, 1वां स्थान, अब पूरा में बटे 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए n/2वां, तो n का मान कितना है 6, 6/2, 6/2वां स्थान प्लस यहाँ भी दे देते हैं कितना 6/2 प्लस 1वां स्थान, 1वां स्थान, अब पूरा में बटे कितना हो जाएगा 2।
अब देखिए ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तीसर का स्थान, 3वां स्थान अब प्लस 3 दूना सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 1 4 माने चौथा स्थान। अब पूरा में बटे कितना 2, तो तीसरा स्थान प्लस चौथा स्थान, तो तीसरा गिन दीजिए 1 2 3, तीसरा स्थान 4 हो गया, चौथा स्थान कितना हो गया 5। अब पूरा में बटे कितना 2, 4 और 5 कितना हो गया 9, अब बटे 2, 9 में से 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 4.5। ये बात समझ में आ गया होगा। माध्यिका निकालने के लिए और सूत्र होता है, लेकिन चर मान के लिए एक हो जाएगा n+1 बटे 2 और एक हो जाएगा n प्लस 2वां स्थान प्लस n बटे 2वां प्लस n बटे 2 प्लस 1वां स्थान, अब पूरा में बटे 2। ये हो जाएगा विषम के लिए और ये हो जाएगा सम के लिए। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका कौन सा आया है, n बराबर 6 यानी सम संख्या के लिए आया, माने सम है ना, ठीक है। जब सम रहता है तो माध्यिका के लिए भी जस्ट उधर बताए हैं, तब माध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2वां स्थान प्लस n बटे 2 प्लस 1वां स्थान, अब पूरा में बटे 2। ये हो जाएगा आपको जब चर मान दे रहेगा, सम रहेगा, तब चर मान रहेगा लेकिन कौन सी रहेगा सम। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कौन सी है सम है, चर मान दिया लेकिन सम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप मान रखते चलिए, n का मान कितना है 6, 6 बटे 2वां स्थान हो गया प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वां स्थान, अब पूरा में बटे हो गया कितना 2। ये कट गया कितना बार में 3 बार में, ये भी कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, ये हो जाएगा 3वां स्थान प्लस 3 1 4, 4वां स्थान पूरा में बटे कितना आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तीसरा स्थान में देखिए क्या है 1 2 3 16, तेसरका स्थान में 16, चौथा स्थान में कितना है 17, तो लिख दीजिए। देखिए 16 प्लस कितना 17, पूरा में बटे कितना हो जाएगा 2, 16 और 17 ये हो जाएगा कितना 33, 33 बटे 2। अब 33 में 2 से भागा देंगे तो 16 पॉइंट आ जाएगा 5। आपका माध्यिका कितना आ जाएगा 16.5 आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये भी क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बच्चों फिर से आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है, किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हल लिखना होगा। हल देके निर्देशक चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा है उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, बेलन का चर्चा आया है। यहाँ सबसे पहले काम बेलन का एक फिगर बना दीजिए। देखिए एकदम आराम आराम से बनाइए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, तो व्यास दिया है। इसका मतलब व्यास दिया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई इसका मतलब ये वाला
ये जो है ऊंचाई, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं क्या त्रिज्या, यानी आर। इसको क्या बोलते हैं ई आर। तो चलिए क्या कहता है, बेलन का लिख देते हैं, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर। तब इससे हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर बटे 2, ई से ई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब आ गया ये 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपका निकल गया है, त्रिज्या तो इसी को बोलते हैं ना, त्रिज्या कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे दिया है, बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, और पूछा बेलन का क्या आयतन। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, बराबर क्या हो गया व्हाट। बेलन का आयतन बराबर व्हाट। यहाँ दे देते हैं सूत्रानुसार, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए था पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पाई का मान होता है 22/7, तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर के मान देखिए कितना आया 21 सेंटीमीटर। कितना है 21 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा स्क्वायर दे दिए। और एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 22/7, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। यही चीज को क्या बार गुना करना है 2 बार, 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और गुना इधर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 7 से देखिए काट देते हैं, 7 तिया 21, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आप गुना कर पाते हैं कीजिए। देखिए इसको रह देते हैं 22 गुना, देखिए 21 तिया 63 और 63 गुना 10 करेंगे आ जाएगा 630 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दे दिए। अब गुना में पावर जुटता है, देखिए 1 ऊपर पावर 1 है, 1 ऊपर पावर 1 है, 1 ऊपर पावर 1 है, तो सब मिलाकर पावर कितना हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है 22 गुना 630 कीजिए। देखिए इधर कर देते हैं 630 गुना कितना 22। देखिए दुक्का के 0 बार पढ़ेंगे 0, दुक्का के 3 दा पढ़ेंगे 6 आएगा, दुक्का के 12 बार दुक्का के 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, दुक्का के 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, दुक्का के 3 दा पढ़ेंगे तो 6 होगा, और दुक्का के 6 दा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। आप सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 1 और 2 हो जाएगा कितना 3, यहाँ जाएगा 1। ये आ गया आपको 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए अतः बेलन का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर
घन सेंटीमीटर है और इसे एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए NaNS। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और इसमें बता देते हैं आयतन तो आपको पता चल गया होगा। बेलन का आयतन सूत्र लिख देते हैं, सूत्र भी पूछता है। बेलन का आयतन, बेलन बनल है, बेलन का आयतन होता है πr² H। और कभी कभी ये भी पूछता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πRH। तीसरा का हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। अब देखिए ये जो लिखे हैं ये वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न में डायरेक्ट पूछता है। पूछ देगा कि बेलन का आयतन निम्न में से क्या होगा, ऑप्शन दे देगा। या ऐसे पूछ देगा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा। बोल देगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आयतन ही याद करना है, आयतन भी याद करना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी याद करना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी याद करना है। एक बार हम बोल देते हैं बेलन का आयतन πr²H, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपका ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।